नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने से यूट्यूब क्लासेस लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हम लेके आए आपके लिए नॉट सेट 5 मेंस जो अभी आपके 7 अक्टूबर को रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसका पेपर डिस्कशन कंप्लीट मेमोरी बेस पर। जी हाँ दोस्तों, वो किसी ने खूब कहा है कि जिस दिन मेरा तीर चलेगा सब बाधाएं चीर चलेगा, उम्मीदों की शुष्क धरा से तब विजय का नीर चलेगा। जी हाँ दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप सब ने पेपर में बहुत ही अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और नो डाउट आपकी मेहनत ज़रूर है और पेपर आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो उसी कड़ी के अंदर आज हम लेके आए हैं कि हम डिस्कस करते हैं कि छोटे छोटे जो हमारे जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिटेल से अब एक बार डिस्कस करते हैं कि उनका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए और वास्तव में क्या क्या हमारे सवाल आपके आए थे। तो चलिएगा बिना देरी स्टार्ट करते हैं। हम इस लेक्चर को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि आपका टाइम का भी बर्डन ना हो। चलिएगा तो इस अपन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं आज के सेशन का पहला एमसीक्यू और ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल कह रहा है दोस्तों, ए पोस्टमार्टम क्लाइंट कंप्लेन ऑफ द रेक्टल प्रेशर। एक पोस्टमार्टम का क्लाइंट है जिसने कंप्लेन किया है किसी का रेक्टल प्रेशर का एंड सीवियर पेन इन हर पेरिनियम। उसके पेरिनियम में सीवियर पेन हो रहा है। इट मे बी द इंडिकेटिव ऑफ, ये किसका इंडिकेशन हो सकता है। तो आपके जो ऑप्शंस थे वहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार के थे। ए ऑप्शन था वहाँ पर आपके आफ्टर बर्थ पेन, आफ्टर बर्थ का पेन है। बी कॉन्स्टिपेशन, सी सिस्टाइटिस एंड डी इज द हिमेटोमा और वेजाना और वल्वा। तो आई होप आपका ये जो सवाल है ये प्री के अंदर आपका जो एग्जाम होता है वहाँ रिपीटेड सवाल है, वहाँ पर ये रिपीट होगा है और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इज़ द बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी ए बी सी बिल्कुल गलत आंसर है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपने इसको सही किया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड रिलायबल indicator for assessing adequacy of fluid resuscitation in a 3-year-old child who suffered partial or full thickness burn 25% of her body। अब देखिएगा बर्न से काफ़ी सारे सवाल आए हैं, 2-3 सवाल आए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक 3 साल का बच्चा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बच्चे की एज क्या है 3 साल की। अब उसको फ्लूइड का रिसक्सेशन आपने कर लिया है, उसके अंदर पार्सल फुल थिकनेस 25% उसकी बॉडी बर्न हुई है। अब इसमें से फ्लूइड रिसक्सेशन का कौन सा जो पैरामीटर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिलायबल जिसको अपन कह सकते हैं। तो एक ऑप्शन लिखा है कि बल्जिंग फॉन्टेनल। बल्जिंग फॉन्टेनल जो होता है यहाँ पर 18 मंथ के अंदर, जिसको अपन एंटीरियर फॉन्टेनल कहते हैं, 1.5 साल पर वो बंद हो जाता है, इसलिए ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाए। ए अगर जिसने किया है इसका बिल्कुल गलत आंसर है। हाइपरटेंशन यहाँ पर होता नहीं, हाइपोटेंशन होता है तो ये भी गलत है। एडिमा वहाँ पर नहीं होगा, है ना, वहाँ पर फ्लूइड का जब लॉस हो जाएगा तो एडिमा देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट रिलायबल इसको नहीं कह सकते हैं। इट ऑलवेज रिलायबल फ्लूइड के पॉइंट ऑफ व्यू से यूरिन आउटपुट इज द वेरी रिलायबल। सो यहाँ पर डी आंसर इज अगेन करेक्ट वन। ए बी और सी तीनों ही गलत आंसर है। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है आपका, ऑन एडमिशन द क्लाइंट हैज अ साइन एंड सिम्टम ऑफ पल्मोनरी एडिमा। एक क्लाइंट को क्या हो गया है, पल्मोनरी एडिमा। द नर्स प्लेसेस द क्लाइंट ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर द क्लाइंट इन पल्मोनरी एडिमा। यहाँ पर पल्मोनरी एडिमा की पोजीशन पूछी है, कौन सी पोजीशन में उसको बेस्ट रखेंगे करके, है ना। ऑप्शन ए कह रहा है हाई फॉलोर, ऑप्शन बी इज द सेमी फॉलोर, ऑप्शन सी इज द लाइंग ऑन लेफ्ट साइड एंड ऑप्शन डी द सुपाइन विद फीट एलिवेटेड। तो ये फीट एलिवेटेड वाला कंसेप्ट तो यहाँ पर है नहीं। सुपाइन पेशेंट को नहीं सुलाएंगे ताकि नहीं तो उसको डिस्पनिया हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड वाले जो पोजीशन रहते हैं वो लेटरल साइड अपन जहाँ पर एस्पिरेशन की रिस्क रहती है वहाँ पर उसको देना प्रेफर करते हैं। यहाँ पर पेशेंट को डिस्पनिया वाली कंडीशन रहेगी, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग वाली रहेगी, इसलिए यहाँ पर उसको फॉलोर पोजीशन रखते हैं। अब मजे की बात ये है कि यहाँ पर 2 फॉलोर, एक तो हाई फॉलोर एक सेमी फॉलोर। तो जब आपके पल्मोनरी एडिमा वाला कुछ कंसेप्ट आए जहाँ पर पेशेंट को डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग वाला मामला आए, तब आपको ऑलवेज जो हाई फॉलोर पोजीशन है वो अपन प्रेफर करते हैं। सेमी फॉलोर भी देते हैं, लेकिन जब आप पर हाई फॉलोर दिया हुआ है तो वहाँ पर ये बेटर पेशेंट को ब्रीथ करने में हेल्प करेगा। इसलिए ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। आई होप आपने ये अच्छे से किया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, अ 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट, 6 महीने का ओल्ड इन्फेंट है, रिसीव कर रहा है रिबाविरिन। एक रिबाविरिन का सवाल था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस का है, पेशेंट है उसको रिबाविरिन ड्रग चल रही है। पूछा है कि रिबाविरिन इज द एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। ड्रग का रूट पूछा है, तो क्या ओरल, आईएम, एससीआर, एरोसोल। तो ये जो रिबाविरिन है इसको आप डायरेक्ट लोकली देना पसंद करते हैं। ये पाउडर फॉर्म के अंदर ड्रग्स आती है और उसको फिर डिस्टिल वाटर के अंदर डिजोल्व करके आप डायरेक्टली
इंस्टिल करना चाहते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसलिए यहाँ पर ओरल नहीं देंगे, आईएम नहीं देंगे, सबक्यूटेनियस भी नहीं देंगे, इसको आप देंगे एरोसोल फॉर्म के अंदर। इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर, रेस्ट ऑल आर द इनकरेक्ट। आई होप आपने अच्छा किया होगा। देखो घबराना नहीं है कि भाई मेरा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार गलत हुआ तो हम आगे नेक्स्ट फिर सही करेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपके, A nurse should carefully monitor the client for the following side effect of the magnesium sulfate MgSO4। रिपीटेटिव सवाल है। MgSO4 बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं, प्री एक्लेम्पसिया के अंदर अपन देते हैं मरीज के अंदर, है ना, सीजर को प्रिवेंट करने के लिए। उसका साइड इफेक्ट क्या रहता है, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन ए क्या रहा है, विजुअल ब्लरिंग, ऑप्शन बी टेकिपनिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, एंड ऑप्शन डी इज द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो आप सभी को पता है ये जो ड्रग्स होती हैं ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर देती है। इसका अगर साइड इफेक्ट हो जाए, ओवरडोज हो जाए, तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट रहेगा। उसके साथ में ये जो होती है आपके हाइपोटेंशन भी करती है, हाइपोटेंशन भी पेशेंट में देखने को मिलता है ना। पेशेंट को जो है डिक्रीज कर देती है यूरिन आउटपुट, यूरिन का जो आउटपुट है उसको भी ये कम कर देती है, वहाँ पर डिक्रीज कर देती है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स को भी डिक्रीज कर देती है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसके पैरामीटर्स रहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है, DTR डिक्रीज हो जाते हैं, यूरिन आउटपुट कम रहता है, हाइपोटेंशन रहता है, साथ के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन रहता है। सो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, रेस्ट ऑल आर द इनकरेक्ट। अगला सवाल था, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था दोस्तों। काफ़ी बच्चों ने जो है ये सवाल देखा और इसको स्किप कर दिया, है ना, इसको पूरा पढ़ा ही नहीं कि भाई साहब इसको कौन पढ़े, ये तो नहीं आएगा। लेकिन वास्तव में ये टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन सिंपल सवाल था, ट्रिकी सवाल था, लेकिन देखते हैं कि इसमें क्या था। चलिए पढ़ते हैं। 26 ईयर ओल्ड क्लाइंट ट्रीटमेंट सेंटर फॉर अल्प्राजोलाम। एक क्लाइंट है वो ट्रीटमेंट सेंटर पे आया है, अल्प्राजोलाम का वो ले रहा था, एब्यूज़ कर रहा था ना, अल्प्राजोलाम ड्रग एब्यूज़ का सवाल है। कंटिन्यू टू मैनिफेस्टेस मॉडरेट लेवल एंग्जाइटी, उसको अभी भी एंग्जाइटी हो रही है 3 वीक्स इनटू द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, वहाँ पर अभी भी उसको एंग्जाइटी फील हो रही है। एंड ऑफन रिक्वेस्टिंग मेडिकेशन, अभी भी वो जो है मेडिकेशन मांग रहा है कि मेरे को क्या खिला दो, अल्प्राजोलाम खिला दो भाई साहब, है ना, फॉर हिज नर्व, उसके नर्व के लिए ऐसी उसने डिमांड की है। इंक्लूडेड इन द क्लाइंट्स प्लान ऑफ द केयर, आइडेंटिफाई अल्टरनेट मेथड ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी अदर देन यूज ऑफ द मेडिकेशन। आप जो वहाँ पर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में मेडिकेशंस के अलावा उसके जो कोपिंग मैकेनिज्म है, उसके जो वहाँ पर ये जोर दिया गया है। आफ्टर इंटरवेंटिंग दिस विद असिस्टेंट इन स्ट्रेस रिडक्शन, उसकी स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक फॉलो की गई और आइडेंटिफाई हुआ फीलिंग्स ऑफ पास्ट कोपिंग। क्लाइंट कैसे पास्ट में कोपिंग कर रहा था, ये कॉपिंग नहीं है, कोप है ना, कोप मैकेनिज्म जो होती है ना, कोपिंग। द नर्स इवेल्युएट द आउटकम हैज़ बीन मेट इफ़, आपने एवेल्युएट किया कि आपके जो आउटकम है उस रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए हैं अगर क्लाइंट क्या करता है, ये सवाल ने पूछा था। ऑप्शन ए कह रहा है द क्लाइंट प्रॉमिस दैट ही विल नॉट अब्यूज अल्प्राजोलम आफ्टर डिस्चार्ज। एक मरीज बोल रहा है भाई साहब की नशेड़ी बोल रहा है कि मैं घर पे जाने के बाद मैं ड्रग्स नहीं लूँगा, तो ऐसा उस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। तो ये तो बात इन्होंने बिल्कुल गलत बोली, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा। द क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ एक्सरसाइज फॉर फिजिकल एक्टिविटी टू हैंडल नर्वस एनर्जी फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एवरीडे। यस, ये जो ऑप्शन कह रहा है कि जिस इंसान के डेली लाइफ की एवरीडे लाइफ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उससे जो नर्वस एनर्जी पेशेंट को प्रोड्यूस होगी उसको हैंडल करने के लिए क्लाइंट क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, जिससे वो नर्वस एनर्जी आएगी उसको फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा। ये जो है फीलिंग, ये आपकी बिल्कुल सही बता रहा है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल इसको प्रेफर करते हैं, है ना। और सी ऑप्शन लिखा है क्लाइंट एबल टू वर्बलाइज द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज ऑन बॉडी। क्लाइंट बिल्कुल पता लग जाएगा कि हाँ वास्तव में सब्सटेंस अब्यूज लेने के बॉडी पे क्या नुकसान होंगे, तो उसको नुकसान पहले से ही पता होते हैं तो वहाँ पर पहले से पता होता है तो वो लेता नहीं, और पता होने से कोई भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं है, तो ये गलत है। क्लाइंट हैज़ रिमेन सब्सटेंस फ्री ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड इट्स डिस्चार्ज, वो बिल्कुल फ्री रहेगा डिस्चार्ज के टाइम और रिहेबिलिटेशन के टाइम, तो ये आपका गोल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ इसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट, बी जो ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था। सिंपल सवाल था लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। चलिए वन मोर लेंथी क्वेश्चन, एंड साइकेट्रिक से काफ़ी सारे सवाल आए हैं, तो देखिएगा इसमें क्या कहते हैं। अ 56 ईयर ओल्ड क्लाइंट एडमिटेड टू द साइकेट्रिक यूनिट, 56 साल का ओल्ड आदमी है, साइकेट्रिक यूनिट में आया है। स्टेट ऑफ टोटल डेस्पेयर, उसको टोटल डेस्पेयर है। शी फील होपलेस, उसको क्या फील हो रहा है, बिल्कुल होपलेस है।
वर्थलेस है वो। हैंड फ्लैट अफेक्ट, उसके अफेक्ट कैसे हो गए हैं, फ्लैट हो गए। एंड वेरी सैड अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस भी सैड है। एंड इज अनेबल टू फील प्लेजर, प्लेजर बिल्कुल फील नहीं कर रहा है फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी उसको चीज़ से प्लेजर नहीं आ रहा है। हर हस्बैंड हैज़ बीन असिस्टिंग हर एट होम, उसका हस्बैंड है उसको घर पे असिस्ट भी कर रहा है विद हाउस वर्क एंड कुकिंग, खाना बनाने में और घर के छोटे मोटे कामकाज में। हाउएवर शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग, फिर भी वो कुछ खाती नहीं है। मच लाइज अराउंड ये लाइज रहती, सोती रहती है। एंड या और सेट इन द चेयर मोस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन कुर्सी पर बैठी रहती है सब वो। एंड इज बिकमिंग कन्फ्यूज हो जाती है। थिंग्स हर फैमिली डज नॉट वांट अराउंड हर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली डज नॉट वांट अराउंड हर एनी मोर, वो अपने परिवार को अपने पास में अब ज़्यादा दिन नहीं चाहती है। पेशेंट क्या है, होपलेस, वर्थलेस, फ्लैट अफेक्ट, बिल्कुल। इन असेसिंग द क्लाइंट, इस क्लाइंट को असेस करने से द नर्स डिटरमाइंड दैट द बिहेवियर कंसिस्टेंट विथ, अब ये जो सिम्टम दी हुई ये किसके हैं, तो वी होल नो ये जो सिम्टम सारे किसके हैं, आपके डिप्रेशन के सिम्टम है। ये किसके सिम्टम है, डिप्रेशन के। अब सवाल ने आपको पूछा कि ये कौन से टाइप का डिप्रेशन है, मजे की बात ये है अलग अलग कैटेगरी दे दी। ऑप्शन ए कह रहा है ट्रांजिएंट डिप्रेशन, ऑप्शन बी इज द माइल्ड डिप्रेशन, ऑप्शन सी मॉडरेट डिप्रेशन एंड ऑप्शन डी इज द सीवियर डिप्रेशन। तो ये जो यहाँ पर पेशेंट को होपलेस, वर्थलेस और हेल्पलेसनेस, फ्लैट अफेक्ट, ये जो वेरी सैड, ये सब लग रहे हैं जहाँ पर पेशेंट फैमिली डज नॉट वांट एनी मोर, वो अब मे बी उसको सुसाइडल आइडिया भी आ सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी वाला डिप्रेशन है ये माइल्ड नहीं है, ये ट्रांजिएंट भी नहीं है, ना ही ये मॉडरेट है, ये आपके सीवियर कैटेगरी वाला डिप्रेशन है। और यहाँ पर पेशेंट किसकी है, रिस्क फॉर सुसाइड। तो यहाँ पर ए बी सी बिल्कुल गलत आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वंस अगेन साइकेट्री का सवाल है आपके डिप्रेशन से। असेसमेंट ऑफ एन सीवियर डिप्रेशन वाला क्लाइंट है, रिवील्स फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, फिर उसको होपलेसनेस हो रहा है, वर्थलेसनेस, इनेबिलिटी टू फील प्लेजर, स्लीप, साइकोमोटर एंड न्यूट्रिशनल अल्ट्रेशन भी हुआ है उसको, डेल्यूजनल थिंकिंग है, नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ एंड फीलिंग्स ऑफ अबंडनमेंट। दिस क्लिनिकल फीचर ऑफ द क्लाइंट है डिप्रेशन, अलर्ट द नर्स, ये वर्ड पकड़ेगा, अलर्ट कर देगा नर्स को, टू प्रायोरिटाइज। अब यहाँ पर प्रायोरिटी आपको सेट करनी है प्रॉब्लम्स की, एंड केयर बाय एड्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम फर्स्ट। ये जो भी प्रॉब्लम दे रखी है, होपलेस, वर्थलेस, फील प्लेजर, स्लीप डिस्टर्ब है, साइकोमोटर एक्टिविटी गड़बड़ है, न्यूट्रिशन कम हुआ है, डेल्यूजन थिंकिंग है, नेगेटिव है खुद के बारे में, फीलिंग ऑफ अबंडनमेंट, ये जो भी फीचर है उनमें से कौन सा सिम्टम आपको अलर्ट कर रहा है आपको नर्स को कि इसको क्लाइंट को प्रायोरिटी पे रखना है या पहले सिम्टम वो असेस करना है, समझ के बात को। तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है impaired nutritional status, ऑप्शन बी impaired thinking, ऑप्शन सी पॉसिबल हार्म टू सेल्फ, ऑप्शन डी रेस्ट एंड एक्टिविटी इम्पेयरमेंट। तो देखो ये जो सिम्टम दे रखे हैं डिप्रेशन के, आई नो आप सभी को पता है डिप्रेशन का सिम्टम है, तो रेस्ट एंड एक्टिविटी जो है ये आपका कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं बनेगा। प्रायोरिटी तब अपन सेट करते हैं जहाँ पर पेशेंट खुद को कोई बॉडी को नुकसान होने की रिस्क रहती है, और डिप्रेशन वाला जो क्लाइंट रहता है नो डाउट सारे सिम्टम रहते हैं, एक्टिविटी भी इम्पेयर होती है, उसका न्यूट्रिशन भी इम्पेयर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि वो न्यूट्रिशन भी अल्टर हो रखा है, लेकिन इट इज़ अ नॉट अ प्रायोरिटी। सो इम्पेयर न्यूट्रिशन भी प्रायोरिटी में नहीं रहेगा, थॉट प्रोसेस भी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन उससे पेशेंट को कोई नुकसान नहीं है। पेशेंट को नुकसान तब है जब अगर वो मान लीजिए सुसाइडल आइडिया उसके आते हैं, सुसाइडल थॉट उसके माइंड में आते हैं और वो सुसाइड करने की सोचता है, और सुसाइड का मतलब होता है खुद को हार्म पहुंचाना। तो अगर कोई क्लाइंट ऐसे आइडियाज़ ला रहा है तो उसको पॉसिबल हार्म टू सेल्फ, ये अगर सिम्टम है ये आप ऑलवेज प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो यहाँ पर ए बी और डी नहीं रहेंगे, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, रेस्ट ऑल आर द इनकरेक्ट। आई होप ये आपने अच्छे से समझा होगा, और साइकेट्रिक के बहुत ही अच्छे से सवाल यहाँ पर आए थे, नो डाउट लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी थी। चलिए अगला सवाल अपन डिस्कस करते हैं। ओके, अगेन साइकेट्रिक, एक सिजोफ्रेनिक क्लाइंट है who experiencing thoughts of having special power state that I am a messenger from another planet and can rule the earth. The nurse assess this behavior as schizophrenia का एक क्लाइंट है, उसको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, स्पेशल पावर उसके पास में आ गई है, और ये बोलता है कि आई एम द मैसेंजर फ्रॉम अनदर प्लेनेट, मैं दूसरे प्लेनेट का एक प्राणी हूँ, मैसेंजर हूँ, और मैं जो अर्थ है उसको रूल कर सकता हूँ। तो ये एज ए नर्स आप क्या इंटरप्रिटेट करते हो, कैसा बिहेवियर है? नो डाउट ये एक प्रकार का डेल्यूजन है। अब ये किस प्रकार का डेल्यूजन है ये अपन देखते हैं। आइडिया ऑफ रेफरेंस में तो लगता है कि पेशेंट हर कोई बात कर रहा है, सिर्फ मेरे बारे में बात कर रहा है, टीवी में जो रिपोर्टिंग चल रही वो मेरे बारे में रिपोर्टिंग है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भाव नहीं है।
ऑप्शन बी कह रहा है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो परसिक्यूशन वाला फीलिंग जो होती है जहाँ पर पेशेंट बहुत ही डाउटफुल होता है, किसी पर भरोसा नहीं करता है, हमेशा शक करते रहता है कि सब लोग मुझे हार्म पहुंचाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसी वाली फीलिंग भी नहीं है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग जो है, यहाँ पर लगता है कि मेरे थॉट बिल्कुल ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, सभी को पता है, एवरीवन इज अवेयर अबाउट माय थॉट, तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ये पेशेंट को लगता है कि यस आई एम द मैसेंजर ऑफ द प्लेनेट, अदर प्लेनेट एंड आई कैन रूल द अर्थ। तो ये किस प्रकार का डेल्यूजन है आपका? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोर वाला डेल्यूजन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, रेस्ट ऑल आर द इनकरेक्ट। नेक्स्ट वाला, प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन देने से पहले टू द क्लाइंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डिजॉक्सिन जो होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस बनती है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है आपके। द नर्स नीड टू असेस, डिजॉक्सिन देने से पहले आप क्या असेस करोगे, ये सवाल ने पूछा है, सिंपल सवाल है कि आप रेस्पिरेटरी रेट असेस करोगे फुल 1 मिनट, रेडियल पल्स असेस करोगे 1 मिनट, रेडियल पल्स फॉर 2 मिनट्स या अपेकल पल्स फॉर फुल 1 मिनट। यस, इट इज द डी। अपेकल पल्स अपन चेक करते हैं, पूरे 1 मिनट तक चेक करते हैं, और हर डोज देने से पहले, ईच डोज देने से पहले अपन अपेकल पल्स को चेक किया जाता है। और अगर पल्स आपके ब्रेडिकार्डिया आता है, अडल्ट की बात करें तो लेस देन अगर 60 बीट आता है, चिल्ड्रन की बात करें तो लेस देन अगर 70 बीट आता है, और अगर वहीं अपन इन्फेंट की बात करें लेस देन 90 बीट्स पर मिनट आता है, तो अपन ड्रग्स को क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं और डॉक्टर को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात करें डिजॉक्सिन के, तो एक तो आपके कराती है ब्रेडिकार्डिया कराती है, और दूसरा क्या कराती है आपके, हाइपोकैलीमिया। डिजॉक्सिन का जो होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ही छोटा होता है, इसका लेवल चेक करना होता है, टॉक्सिसिटी के साइन आपको मॉनिटर करने होते हैं। एनोरेक्सिया, नोजिया और वॉमिटिंग इसके इनिशियल साइंस होते हैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के, है ना, और ये जीआई सिम्टम होते हैं आपके टॉक्सिसिटी के। ब्लड विजन, हालो विजन, है ना, विजन चेंजेस होते हैं, ये भी आपका एक टॉक्सिसिटी का साइन है। डिजीबाइंड डिजॉक्सिन इम्यून फैब अपन एंटीडोट के रूप में यूज़ करते हैं, तो ये डिजॉक्सिन का कंसेप्ट रहता है। यहाँ पर डी इज द करेक्ट वन, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse would expect include which of the following when planning the management of the client with Lyme disease। Lyme disease बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है, प्री के अंदर भी इसके सवाल आए हैं, प्रीवियस एग्जाम में भी आए और इस बार भी इसका सवाल बना है। तो इसमें क्या करेंगे मैनेजमेंट के लिए, तो क्या इसमें हाई प्रोटीन डाइट विथ लिमिटेड फ्रूट देंगे, टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट, आईवी एम्फोटेरिसिन, कंप्लीट बेड रेस्ट। तो यहाँ पर जो लाइम डिजीज है एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है, टिक के जो टिक्स होते हैं उनसे ये ट्रांसमिट होती है, एनिमल में भी हो सकती है, ह्यूमन में भी हो सकती है। तो बोरोलिया नाम का बोरोलिया नाम का बैक्टीरिया होता है, वहाँ से ये ट्रांसमिट होती है। अल्टीमेटली पेशेंट के स्किन पे इसका कांटेक्ट होता है, और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होते हैं जॉइंट्स के, स्किन के, वहाँ पर ये पेशेंट को इन्फेक्ट कर देती है, इन्फ्लामेशन होता है, पेन होता है, जनरलाइज वीकनेस होती है। तो वहाँ पर इसको बैक्टीरियल डिजीज को ठीक करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए ऑलवेज टेट्रासाइक्लिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं आप, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ए नहीं करेंगे। आईवी एम्फोटेरिसिन जो रहता है ये एंटी फंगल ड्रग्स होती है, तो यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। डी भी यहाँ पर गलत आंसर है, तो ऑप्शन बी जो होता है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। अगला सवाल, द फॉलोइंग मेडिकेशन वर नोटेड ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट्स होम मेडिकेशन प्रोफाइल। नीचे दी गई मेडिसिन एक क्लाइंट के घर से मिली हमारे को, उसकी मेडिकेशन प्रोफाइल से। विच ऑफ द मेडिकेशन वुड मोस्ट लाइकली पोटेंशिएट और एलिवेट द सीरम डिजॉक्सिन लेवल। डिजॉक्सिन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अब इनमें से दी गई कौन सी मेडिकेशन डिजॉक्सिन के लेवल को बढ़ा सकती है, ये सवाल ने पूछा है। तो KCl का मतलब है पोटेशियम क्लोराइड। तो हमने पता है कि डिजॉक्सिन हमेशा हाइपोकैलीमिया करती है, तो उसको पोटेशियम का सप्लीमेंट दिया जाता है, तो KCl कभी नहीं करेगा। KCl तो उसका ट्रीटमेंट होता है, साथ में सप्लीमेंट दिया जाता है, तो KCl नहीं रहेगा। थायराइड एजेंट भी नहीं रहेंगे, थियोफाइलिन भी नहीं रहेगा। तो क्यूनिडीन नाम की एक ड्रग्स होती है, डायरेक्ट सवाल था। क्यूनिडीन फर्दर आपके हाइपोकैलीमिया कॉज कर सकती है, हाइपोकैलीमिया कॉज कर सकती है। तो अगर हाइपोकैलीमिया अगर किसी पेशेंट को होगा तो उसकी डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि डिजॉक्सिन फर्दर क्या करती है आपके हाइपोकैलीमिया। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, Which classification of the drugs contraindicated for the client with hypertrophic cardiomyopathy? Hypertrophic cardiomyopathy वाले क्लाइंट्स के अंदर कौन सी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? ऑप्शन ए पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, ऑप्शन बी वेजोडाइलेटर, ऑप्शन सी डायूरेटिक्स एंड ऑप्शन डी एंटी डिसऑर्मेटिक। तो आप सभी को पता है ऑप्शन ए जो है पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स जो होती हैं ये आपकी हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी में
नहीं दी जाती है ना। तो ऑप्शन इज द करेक्ट, रेस्ट ऑल आर द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इवेल्युएटिंग द क्लाइंट विद सिम्टम ऑफ शॉक, शॉक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ भी एक बार रिपीटेड हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूरोजेनिक शॉक एंड हाइपर नहीं है यहाँ पर, हाइपोवॉलेमिक है ना, न्यूरोजेनिक एंड हाइपोवॉलेमिक शॉक। द सिम्टम ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक डिफर फ्रॉम हाइपोवॉलेमिक शॉक इन दैट। सवाल ये पूछ रहा है कि शॉक के बारे में आपको पता है। अब एज ए नर्स आप ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हो न्यूरोजेनिक और हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर। तो जो न्यूरोजेनिक शॉक के सिम्टम हैं वो डिफरेंट होते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक से। कैसे? तो आप वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से न्यूरोजेनिक शॉक का एक सिम्टम बताओ जो इसको हाइपोवॉलेमिक शॉक से अलग बनाता है। ऑप्शन ए कह रहा है इन न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई। ऑप्शन बी हाइपोवॉलेमिक शॉक देयर इज ए ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन सी हाइपोवॉलेमिक शॉक a capillary refilling time less than 2 सेकंड एंड डी कह रहा है इन न्यूरोजेनिक शॉक देयर इज अ डिलेड कैपिलरी रिफिलिंग। तो जब हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है तो हमको पता है कि कहीं के आपके वॉल्यूम डिप्लेशन होता है, तो बॉडी के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बीपी कम रहेगा पेशेंट का हाइपोवॉल्यूम के अंदर। बीपी जब कम रहे तो पेशेंट को क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है हार्ट रेट, और हार्ट रेट को इंक्रीज नाम क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी लिखा है ब्रेडिकार्डिया, तो ये आपके गलत आंसर रहेगा। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर क्या होता है आपके टेकिकार्डिया होता है, ना कि ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन सी कह रहा है कि हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर कैपिलरी रिफिलिंग टाइम लेस देन 2 सेकंड। हम यहाँ पर 1 to 3 सेकंड ऑलवेज नॉर्मल पढ़ते हैं, अगर लेस देन 2 सेकंड है तो ये नॉर्मल है, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या हुआ, नहीं हुआ। तो ये तो यहाँ पर ये भी गलत बन गया आपका आंसर। ऑप्शन डी कह रहा है इन न्यूरोजेनिक शॉक देयर इज अ डिलेड कैपिलरी। तो न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर कैपिलरी रिफिलिंग टाइम अपन नहीं देखते हैं, और यहाँ इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वेजो डायलेशन हो जाता है ना। बाकी जो आपका हाइपोवॉलेमिक शॉक है वहाँ पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा, लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है, ऑप्शन ए कह रहा है इन न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई। यस, ये जो सिम्टम है ऑप्शन ए में लिखा है, ये इसको बिल्कुल अलग बनाता है ना। ये बिल्कुल इसको अलग बनाएगा कि बाकी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। ये डिफ्रेंशिएट बढ़िया से करता है कि न्यूरोजेनिक शॉक में स्किन वार्म हो जाती है और ड्राई होती है। बाकी न्यूरोजन आपके हाइपोवॉलेमिक में क्या होता है, स्किन हमेशा कूल होती है और आपके कामी हो जाती है, कूल होती है, कामी होती है। हाइपोटेंशन होता है पेशेंट को, टेकिकार्डिया आपको होता है। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि जब न्यूरॉन का कनेक्शन ही खत्म हो जाता है तो वहाँ पर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है, तो वहाँ पर वेजो डायलेशन हो जाता है। वेजो डायलेशन जब रहेगा तो वहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, तो ब्लड के फ्लो बढ़ने की वजह से वहाँ पर स्किन कैसी रहती है आपकी, वार्म रहती है और ड्राई रहती है ना। बाकी तो इसमें क्या होता है आपके कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो ये सिम्टम है, इंपॉर्टेंट है, चलिएगा। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। अगला सवाल कह रहा है अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड इन द प्री ऑपरेटिवली इज अटैच टू लो इंटरमिटेंट सक्शन। एक एनजी ट्यूब लगी है पेशेंट को, ऑपरेशन से पहले सक्शन चल रहा है उसका। क्लाइंट विथ एनजी ट्यूब एग्जिबिटेड दीज सिम्टम, उसको क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, क्लाइंट रेस्टलेस हो गया है, उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट अगर चेक करें तो सोडियम आया 138, पोटेशियम आया है 4.0 और ब्लड की पीएच आई है 7.53। इसका मतलब आपके सोडियम क्या है, नॉर्मल रेंज की बात करें सोडियम की, तो सोडियम की नॉर्मल रेट क्या होती है आपके 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। पोटेशियम की बात करें तो आपके 3.0 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और पीएच की बात करें तो पीएच आपके ब्लड की कितनी होती है, 7.35 to 7.45, ये नॉर्मल होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सोडियम बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेशियम भी नॉर्मल है ना। और पीएच जो है आपके ये 45 से ऊपर चली गई, मतलब 53 है, मतलब ये क्या हो गया, ये आपके एल्कलोसिस है। यस, जब आपके पीएच इस वैल्यू से ज़्यादा जाती है तो एल्कोलिसिस कहते हैं, और इससे कम चली जाती है उसको अपन एसिडोसिस कहते हैं। अब ये क्लाइंट क्या कर रहा है, ये सवाल ने पूछा है, इसको क्या हुआ है, हाइपरकैलेमिया, जी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। हाइपोनेट्रीमिया, जी नहीं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नहीं। यहाँ पर क्लाइंट को हुआ है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रेस्ट ऑल आर द इनकरेक्ट है। ये तो आपने आई होप सही किया ही होगा। अगला सवाल, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द लेबर यूनिट, लेबर के अंदर यूनिट है, वहाँ पर क्लाइंट को एडमिट किया गया है। ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन द प्रेजेंटिंग पार्ट जो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन है उसकी, और स्टेशन प्लस पे आया +2। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा हुआ है लेबर का सवाल। स्टेशन 2 का मतलब क्या होता है, स्टेशन 2 मीन दैट द, स्टेशन 2 का क्या मतलब है। ऑप्शन ए प्रेजेंटिंग जो पार्ट है 2 सेंटीमीटर अबव द इस्चियल स्पाइन,
ऑप्शन बी कह रहा है प्रेजेंटिंग पार्ट 2 सेंटीमीटर बिलो द ischial स्पाइन, ऑप्शन सी इज बाईपैरेटल डायमीटर इज द एट द ischial स्पाइन, एंड ऑप्शन डी द बाईपैरेटल डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर अबव द ischial स्पाइन। तो आप सभी को पता है जो ischial स्पाइन होती है, ischial स्पाइन होती है, और मान लीजिए ये कोई बच्चा है, अगर ये यहाँ आता है तो ये ischial स्पाइन को अपन क्या बोलते हैं, स्टेशन 0 बोलते हैं, यहाँ 0 है। और अगर मान लीजिए ये बच्चा जो है इससे ऊपर है, ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे डिसेंड नहीं हुआ है, तो ऑलवेज काउंट होंगे -1, -2, -3 और -4। लेकिन अगर ये हेड बच्चे का नीचे आ जाता है ischial स्पाइन से, तो वहाँ पर देते हैं 1 +1 +2 +3 और +4। तो अब आप यहाँ देख रहे हो सवाल ने पूछा है कि +2 का क्या मतलब है, तो ये इसको ischial स्पाइन है, तो +2 का मतलब है जो डिसेंट है, बेबी का हेड है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, ये आपके बिलो द ischial स्पाइन है। तो बिलो किस ऑप्शन में है, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये अबव नहीं होगा दोस्तों, ये बिलो होगा। आई होप ये तो आपने सबने अच्छा सही से किया होगा। ये अबव नहीं है, अबव होता तो माइनस में होता है, ये आप देख रहे हैं, है ना। तो ये ऑप्शन आपके बी इज द करेक्ट वन, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, अ मेल क्लाइंट इज स्टार्टेड ऑन IV एंटीकोएगुलेंट थेरेपी विद हिपेरिन। हिपेरिन क्लाइंट को स्टार्ट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब स्टडी विल बी ऑर्डर टू मॉनिटर द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ हिपेरिन। बहुत ही सिंपल और मल्टीपल, जब से नर्सिंग इतिहास में सवाल बनने शुरू हुए तब से हिपेरिन के सवाल आते रहे, और ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें हिपेरिन का सवाल नहीं आया। और मैं तो कहता हूँ अगर हिपेरिन का सवाल नहीं आया तो वो पेपर ही नहीं है ना, वो पेपर ही क्या जिसमें हिपेरिन का सवाल ही नहीं हो। तो ये बिल्कुल बढ़िया पेपर था क्योंकि इसने हिपेरिन को इंक्लूड किया था। तो हिपेरिन के साथ में कौन सा टेस्ट आप थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए चेक करते रहेंगे? क्या आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम करेंगे? जी नहीं, वो PT आप करते हैं वारफेरिन थेरेपी के साथ में, वारफेरिन के साथ में करते हैं। हीमोग्लोबिन नहीं करते हैं, RBC नहीं करते हैं। यस, इट इज़ APTT, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जिसको अपन शॉर्ट में APTT के नाम से जानते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के नाम से जानते हैं। ये आप हिपेरिन के साथ में ऑलवेज चेक करते हैं। डी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम वारफेरिन में करते हैं। और वारफेरिन का एंटीडोट क्या है आपके? विटामिन K इसका एंटीडोट है। हिपेरिन का क्या एंटीडोट है आपके? प्रोटामिन सल्फेट। ये भी फेमस सवाल है, प्रोटामिन सल्फेट। अगर ये जिसमें नहीं आते हैं तो फिर हिपेरिन बुरा मान जाता है कि हमारे कंक्लूड क्यों नहीं किया। तो हिपेरिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर ये नहीं पूछा जाता है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपका कह रहा है कि एक क्लाइंट है डिस्चार्ज विथ एल्बुटेरॉल एंड बिक्लोमेथासोन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मल्टीपल टाइम रिपीटेड सवाल। टू एडमिनिस्टर वाया इनहेलेशन। ये जो 2 ड्रग्स दे रखी है एल्बुटेरॉल और बिक्लोमेथासोन, डिस्चार्ज के टाइम उसको बोला कि आपको इनहेलेशन मेथड से लेनी है, दिन में 3 बार, 3 टाइम्स अ डे एंड बेड टाइम, ना रात को भी लेनी है। क्लाइंट टीचिंग रिगार्डिंग द सीक्वेंशियल ऑर्डर विच ड्रग्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड इंक्लूड। अब ये दोनों जो ड्रग्स लिए हैं ये देने में इसका क्या सीक्वेंस करेक्ट रहेगा, ये सवाल ने पूछा है। तो आपको पता है कि एल्बुटेरॉल जो होता है, ये एल्बुटेरॉल क्या आपके एक ब्रोंकोडाइलेटर है, और ये जो बिक्लोमेथासोन ये क्या है, एक ग्लूकोकॉर्टिकोइड, अपन इसको स्टीरॉइड्स कह सकते हैं, स्टीरॉइड्स है ये। अब आप सवाल ने ये पूछा कि कौन से ड्रग्स आप पहले देंगे, क्या आप ये एल्बुटेरॉल पहले देंगे या फिर बिक्लोमेथासोन, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो ऑप्शन ए कहता है कि अल्टरनेट सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन, आप अल्टरनेट देते रहो, पहले ये दो फिर वो दो अल्टरनेट देते रहो एक के बाद एक, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्रेफरेंस, जैसा भाई मरीज बोलेगा नहीं मेरे को तो ये अच्छी लगती है ABCD के हिसाब से, मैं तो अपने फेवरेट अक्षर है A है तो मैं एल्बुटेरॉल पहले लूँगा, B मेरा फेवरेट है तो B, ऐसा कोई पेशेंट की प्रेफरेंस कभी मेडिकेशन में नहीं चलती है, बिल्कुल खोटा आंसर है। अच्छा, ऑप्शन सी कह रहा है कि ये आपका जो ब्रोंकोडाइलेटर है फॉलोड बाय ग्लूकोकॉर्टिकोइड, एंड ऑप्शन सी है ग्लूकोकॉर्टिकोइड फॉलोड बाय ब्रोंकोडाइलेटर। तो देखो ये मान लीजिए कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, थोड़ा सा आपको शॉर्टली अपन रिवाइज कर लेते हैं। ये कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन हो रखा है, तो आप क्या करते हैं, इनहेलेशन मेथड से जब मेडिकेशन देते हैं तो ब्रोंकोडाइलेटर क्या करती है, इस ब्रोंकाई को डायलेट करता है, मतलब ओपन करता है। और जब ओपन ये प्रॉपर हो जाएगा उसके बाद में हम जब स्टेरॉइड इसको देते हैं तो स्टेरॉइड यहाँ पर जाकर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करेंगे, तो जो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको प्रॉपर हील करेगा और हमारा दवाई देने का मकसद भी ठीक हो जाएगा और पेशेंट में सिम्टम भी रिलीव हो जाएंगे। तो ऑलवेज जब आपको ये सवाल पूछे कि आप पहले ब्रोंकोडाइलेटर देंगे या स्टेरॉइड, तो ऑलवेज आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, ब्रोंकोडाइलेटर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड सेकंड फिर आपको क्या देने हैं, स्टेरॉइड। तो यहाँ पर देखें तो ब्रोंकोडाइलेटर फॉलोड बाय ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ऑप्शन सी में ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि पहले ब्रोंकोडाइलेटर दो फॉलोड बाय ग्लूकोकॉर्टिकोइड, उसके बाद में आप क्या दे दो, ग्लूकोकॉर्टिकोइड।
कॉर्टिकोइड्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ग्लूकोकॉर्टिकोइड फॉलोड बाय नहीं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड आप दोगे तो ये वहाँ पर पहुँचेगा भी नहीं अगर वहाँ पर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है, ब्रोंको स्पाज्म हो रखा है, तो फिर देने का फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा है कि आप ब्रोंकिया को डायलेट करो, उसके बाद में स्टेरॉइड दो, है ना। तो यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपके, हाइपोक्सिया जो होता है इज अ प्राइमरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नियर ड्राउनिंग विक्टिम्स। जो डूबने वाले नियर ड्राउनिंग जो पेशेंट होते हैं उनमें हाइपोक्सिया तो होता है, ये बहुत ही प्राइमरी प्रॉब्लम होता है। द फर्स्ट ऑर्गन दैट सस्टेन इरिवर्सिबल डैमेज आफ्टर सबमर्ज इन द वाटर। अगर कोई मरीज पानी में डूब जाता है तो हाइपोक्सिया होता है। तो हाइपोक्सिया की वजह से कौन सा ऑर्गन फर्स्ट जो होता है उसके अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाएंगे पानी में डूबने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या किडनी में? नहीं। हार्ट में? नहीं। लंग्स में? नहीं। यस, ब्रेन जो है इसके अंदर अगर मान लीजिए आपको कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली, हाइपोक्सिया हो गया, तो ब्रेन के अंदर क्या हो जाएंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाएंगे जो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो ब्रेन ऑलवेज आपके ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज के प्रति क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर ए बी सी नहीं रहेंगे, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ब्रेन, है ना। बहुत ही सिंपल सवाल है और रिपीटेड सवाल है। चलेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सवाल थे दोस्तों ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट किए एज इट इज़। आप मैंने कोशिश की कि आपके लिए लेके आऊँ, और जितनी कोशिश हमने की वहाँ हम इतना इसको सवाल को कम पकड़ पाए और इनको किया है। वेट फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे और सवाल जो है बिल्कुल एज इट इज़, आपका टाइम कंज्यूम ना हो, इसलिए हम वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल आप इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का, सटीक से सटीक हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। और हम फिर कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप भी कोशिश करते रहें, हंसते रहें, सीखते रहे और मिलते रहे हर वीडियो में, है ना। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें। आप अपने दोस्तों के साथ में भी इस चैनल को जरूर शेयर करें, क्योंकि सरस्वती के ज्ञान जितना अपन बांटेंगे उतना भी हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। तो हम किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके सेकंड पार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए, सटीक आंसर अपन देने की कोशिश करेंगे। तो बनी रहेगा इसी तरह से। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।